अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ दी ओपिनियन के एक और शो के साथ हाजिर हुए हैं और आज हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमानान में शामिल हैं जनाब डॉक्टर मौलाना अम्मार खान नासिर साहब, जो कि मारूफ आलिम दीन हैं। इसी तरह हमारे साथ कानून के एक्सपर्ट और साबिक डीजी शरिया अकेडमी बैन अवी इस्लामी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक साहब। आज की हमारी इस गुफ्तगू का मौजू पाकिस्तान में जारी इस वक्त मौजूदा बहस है, जिसका उन्वान खुनसा, ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर, जिसके ऊपर बहरहाल नाम के ऊपर भी जो मुख्तलिफ इल्मी हल्के हैं उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया है। हमारा यहाँ पर इस वक्त मौजूद गुफ्तगू बिलखसूस खुनसा या ख्वाजा सरा के इस्लामी हकूक से मुतालिक तालीमात से इबारत होगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मौजूद मेहमान गिरामी का, एक्सपर्ट्स का, जिन्होंने अपने इंतहाई मसरूफ शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। तो मेरे ख्याल में जो सबसे पहला सवाल इस वक्त मैं डॉक्टर मौलाना अम्मार खान नासिर साहब के सामने रखना चाहूँगा, और वही सवाल बादअज़ा मैं प्रोफेसर मुश्ताक साहब के सामने भी रखूँगा, वो ये है कि सबसे पहले ख्वाजा सरा की जिन्स की तब्दीली या उस जिन्स का तयन इस्लाम के अंदर या शरीयत इस्लामी के अंदर इसकी कहाँ तक गुंजाइश मौजूद है और क्या अहकामात हैं? आया एक ख्वाजा सरा इस्लामी तालीमात के तनाजुर में तब्दीली जिन्स की दरख्वास्त दे सकता है? अगर दे सकता है तो उसके तयन जिन्स का तरीकाकार क्या हो सकता है? तो मैं सबसे पहले मौलाना अम्मार खान नासिर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इसके ऊपर अपनी राय पेश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला फैजी साहब, आपने बहुत अहम मौजू पर इस नशस्त का इनेकाद किया है। जो सवाल आपने सामने रखा है उसमें एक वजाहत तो मेरे फहम के मुताबिक इस्लामी नुक्ता नज़र से ये बनती है कि इसको हम ख्वाजा सरा कहते हैं या इस्लामी फ़िक्र इस्लाम में खुनसा इसको कहते हैं। वो बच्चा जिसकी पैदाइशी तौर पर जो जिस्मानी अलामात हैं वो मुबहम हो या मुतारिज़ हों, या वक्त गुज़रने पर बुलूगत के करीब पहुँचने पर ये ज़ाहिर हो कि उसकी जिस्मानी अलामात मुतारिज़ हैं। तो यकीनन उसकी सिन्फ़ की तयीन उसकी ज़रूरत भी होती है और फ़िक़्ह में, शरीयत में उसकी पूरी गुंजाइश भी है। उसके लिए दुरुस्त अभी तब्दीली जिन्स मुनासिब नहीं होगी, वो तयीन जिन्स का सवाल होगा। ये चूँकि जिन्स में इबहाम है या अलामात मुतारिज़ हैं, अब उसकी सिन्फ़ तयीन मुतय्यन करनी पड़ेगी और उसके लिए जो भी दस्तयाब तरीके हैं जो इस्लामी फ़िक़्ह के उसूलों के मुताबिक जिन पर एतबार किया जा सकता है, वो इस्तेमाल में लाए जाएँगे। तो ये तब्दीली जिन्स का मसला नहीं होता, ये सिन्फ़ की सही तयीन का मसला होता है। पहली वज़ाहत हमारे ख़्याल में ये हमारे सामने होनी चाहिए। दूसरा सवाल आपने जो शायद आपके सवाल के अंदर शामिल है, लेकिन वो शायद एक अलग मुस्तकिल सवाल भी बनता है कि ये तयीन सिन्फ़ कैसे की जाएगी? तो ये बुनियादी तौर पर एक इज्तिहादी मसला है। इज्तिहादी मसले का मतलब ये है कि हम इंसान के जिस्म के बारे में और उसके जिस्म में जिनसी सिनफ़ी अलामात कैसे ज़ाहिर होती हैं, उसके बारे में हम जितना जानते हैं उसकी रोशनी में हमें बेहतर से बेहतर और ज़्यादा मुहतात और काबिल एतमाद तरीका इख्तियार करना होता है कि हाँ, इन मयारात पर अगर हम इसकी सिनफ़ी तयीन करें तो वो दुरुस्त होगा। तो देखें, जदीद दौर से पहले जो भी तिब्बी मालूमात थी, जो भी इंसानी मालूमात थी, फुक़हा ने उसके मुताबिक मयारात वज़ा किए। उसमें कई चीज़ें हैं। बड़ी सबसे अहम चीज़ जो तनासुली अज़ा होते हैं उनको देखा जाता था, और इस तरह की अ बालों का उगना, मूँछों का उगना, दाढ़ी का उगना या ना उगना, और छाती की हैयत क्या है, ये सारी ज़ाहिरी अलामतें होती थी। और इसी तरह उसके जो जिस्म से फ़ुज़लात ख़ारिज होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो ये ज़ाहिर है यही चीज़ें होती थी जिनको देखकर गालिब अलामात के लिहाज से ये तय किया जाता था। अब जदीद दौर में तिब ने ज़ाहिर है हमारी मालूमात को काफ़ी बढ़ा दिया है। जिस्म का जो अंदरूनी निज़ाम है उसके मुताल्लिक भी हम काफ़ी कुछ जानते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि
ظاہری علامات کے ساتھ ساتھ اب ہم جو اندرونی جسمانی نظام ہے، جو اندرونی اعضاء ہیں، ان کو بھی ہم کنسیڈر کرتے ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس میں کوئی بڑا، میرے علم کی حد تک کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں ہے کہ طب کے دائرے میں، میڈیکل سائنس کے دائرے میں جیسے چیزوں کو طے کیا جاتا ہے، متعین کیا جاتا ہے، تو فقہ میں بھی عموماً اس کو مانا جاتا ہے اور اس کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو کوئی، میرے خیال میں کوئی بہت بڑا اختلاف اس حوالے سے نہیں ہے کہ کیسے ہم صنف کی تعیین کریں گے۔ اور تیسرا سوال آپ کا احکام کے حوالے سے تھا، تو مختصراً اس کی تفصیل تو ڈاکٹر صاحب مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ مختصر بات یہ ہے کہ جب صنف کی اس کی تعیین ہو جاتی ہے، اور جس کو فقہ اسلامی میں مان لیا جائے کہ ہاں اس کی اب صنف متعین ہے، تو اب اس کو پھر ہم خواجہ سرا احکام کے لحاظ سے نہیں کہتے، یعنی اب وہ کوئی اور صنف نہیں ہے۔ اگر تعیین صنف کے بعد وہ مرد ہے تو پھر اس پر سارے احکام مرد کے جاری ہیں، اور تعیین صنف کے بعد وہ عورت ہے تو جو احکام عورت کے ہیں وہ اس پر جاری ہوں گے، کوئی ان کے لیے الگ احکام نہیں ہے۔ صرف ایک جو قسم ہے جس کو اسلامی فقہ میں خنثی مشکل کہا جاتا ہے، یعنی جس کے بارے میں جو بھی دستیاب معلومات یا معیارات ہیں ان کی روشنی میں یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کس صنف میں ہے، تو اس کو صرف بربنائے احتیاط، عضو احتیاط، احکام کے اشتباہ سے بچنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شادی بیاہ کے معاملات میں احتیاط کی جائے اور اس کی شادی نہ کی جائے۔ تو یہ اختصاراً میرے خیال میں یہ بات بنتی ہے، باقی آپ تفصیلات جیسے جیسے بولیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مولانا محسن ناصر صاحب اس کی توضیح کا۔ یہاں پہ ایک ضمنی سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم یہ مان سکتے ہیں یا کیا یہ ماننا چاہیے کہ تیسری جنس بنیادی طور پر اپنے آپ میں کوئی مستقل جنس کی حیثیت نہیں رکھتی، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا، اور احکامات بھی خاص طور پر اسی طرف ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان رشتے کا ہمیں حوالہ جات تو ملتے ہیں، لیکن تیسری جنس کے حوالے سے بہت زیادہ چیزیں دستیاب شاید نہیں۔ تو کیا یہ ماننا درست ہوگا کہ تیسری جنس اپنے آپ میں ایک مستقل جنس نہیں ہے اسلامی شریعت کی روشنی میں، بلکہ یہ ایک معذوری، نقص یا ڈس ایبلٹی ہے؟ جی بالکل بالکل، اہل علم کی عمومی رائے یہی ہے، قرآن مجید کے اور دوسرے احکام نصوص سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، اور میرا جہاں تک علم ہے میڈیکل سائنس میں بھی ایسے ہی کیٹیگرائز کیا جاتا ہے۔ وہ سماجی حقوق کی یا اس سطح پر یہ بحث شاید وہ اٹھاتے ہیں، وہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایک الگ جنس ہے، لیکن جہاں تک جسمانی انسانی جسم کے ماہرین، تو مجھے جہاں تک معلوم ہے وہ بھی ایسے ہی اس کو ایک اب نارمل صورتحال کے طور پر ہی دیکھتے ہیں کہ فطری طور پر ایک یا دوسری جنس ہونی چاہیے، لیکن جہاں پر اس طرح کے ابہام پیدا ہو جاتا ہے یا کوئی ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ایک پریکٹیکلی ایک تیسری ہمیں صنف شمار کرنا۔ بہت شکریہ۔ یہی سوال میں پروفیسر ڈاکٹر مشتاق صاحب کے سامنے بھی پیش کروں گا کہ کیا تبدیلی جنس اور تغیر جنس دو الگ الگ چیزیں جیسے کہ سامنے آئیں، کیا ان کے حوالے سے اسلامی شریعت کے اندر کچھ احکامات موجود ہیں؟ کیا تبدیلی جنس کی گنجائش موجود ہے، یا جیسے کہ ابھی ماسٹر ناصر صاحب کی رائے ہمارے سامنے آئی، تو پروفیسر صاحب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جب قرآن و حدیث کا جائزہ لیا اور جیسے انہوں نے اس کو سمجھا اور پڑھا اور پھر آگے بیان کیا اور ہمارے سامنے پیش کیا، تو اس میں بنیادی طور پر یہی دو صنفیں پائی جاتی ہیں انسانوں میں، ذکر اور انثیٰ کا۔ جیسے مثال کے طور پر اس آیت سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ تو ذکر اور انثیٰ، اسی طرح اور بھی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اس طرح اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ پھر اگر مثال کے طور پر موارث کی آیات دیکھیں تو ذکر اور انثیٰ اور اسی طرح یعنی یہ جوڑے جوڑے اس طرح نظر آتے ہیں۔ اب ظاہر ہمیشہ سے انسانی معاشرے میں بہت تھوڑی تعداد میں ہی صحیح، لیکن کچھ لوگ ایسے پائے جاتے رہے ہیں جن کو آپ اس دو بڑی جو کیٹیگریز ہیں ان میں بظاہر وہ فال نہیں کرتے، وہ ان کے جسمانی کسی
ऐसी खसूसियत की बिना पर, मैं नक्स नहीं कहूँगा चलें, लेकिन कोई ऐसी खसूसियत उनके जिस्म में पाई जाती है जो आम तौर पर मर्दों में नहीं पाई जाती, औरतों में पाई जाती है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी खसूसियत ऐसी पाई जाती है जो इधर नहीं पाई जाती, उधर पाई जाती है। तो अब इसको कहाँ प्लेस करना है? तो ये उसी तरह का सवाल है जैसे अनलॉफुल कॉम्बैटेंट्स के मामले में आगे चल के एक्सपर्ट्स के सामने आया कि इन लोगों को आपने सिविलियंस में प्लेस करना है या कॉम्बैटेंट्स में प्लेस करना है। ओरिजिनली यहाँ है लेकिन कुछ रूल्स इधर के, या ओरिजिनली इधर हैं लेकिन कुछ रूल्स उधर के। तो इसी तरह फुक़हा ने भी जिन्स की जो तक़सीम की और जो फ़िक़्ह इस्लामी में पाई जाती है वो इसी तरह की है। और इसमें एक अहम बात ये है कि जिन्स में और सिन्फ़ में जिस तरह आजकल के डिस्कोर्स में फ़र्क किया जाता है, पिछले कुछ अरसे से जेंडर स्टडीज़ के नाम से जो चीज़ें आई, सोशियोलॉजी के माहिरीन ने जिस तरह एक पूरा डिस्कोर्स डेवलप किया है कि सेक्स तो बायोलॉजिकल होती है और जो जेंडर है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो ऐसी कोई चीज़ इस्लामिक लॉ में, कुरान हदीस की रोशनी में हमें नज़र नहीं आती, बल्कि वहाँ जिन्स ज़ाहिर वो जिस्म से मुताल्लिक़ है और सिन्फ़ भी वही है जो जिन्स है और जिन्स भी वही है जो सिन्फ़ है, यानी ये दोनों बाहम तलाज़ुम की कैफ़ियत और निस्बत आपस में रखते हैं। और अब जब जिन्स का ताल्लुक जिस्म से हुआ तो उसकी जिस्मानी अलामात को देखा जाता है, और उसमें इसको भी देखा जाता है कि बुलूगत से क़ब्ल और बुलूगत के बाद के मराहिल में फ़र्क किया जाता है, क्योंकि बुलूगत से पहले कुछ चीज़ें ज़ाहिर नहीं होती, जिन अलामात का मिसाल के तौर पर चंद मिसालें अम्मार भाई ने ज़िक्र की, वो बुलूगत के बाद नज़र आ जाती हैं। तो बाज़ औक़ात तो फ़ैसला निस्बतन आसान हो जाता है, पैदाइश के साथ ही हो जाता है, बाज़ औक़ात थोड़ा उम्र में यानी वो बंदा आगे बढ़े तो मालूम हो जाता है, बाज़ औक़ात बुलूगत के बाद हो जाता है। लेकिन बहुत ही रेयर केसेज़ में ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसको खुन्सा मुश्किल कहा जाता है, जहाँ बिल्कुल ही आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और समझ में नहीं आता कि अब इसको प्लेस कहाँ करना है। वहाँ फिर ज़ाहिर है कि फुक़हा ये कहते हैं कि एहतियात और इसके अलावा जो ज़रूरत का उसूल है, कि यकीन का जो उसूल है कि जो बेयर मिनिमम है वो तो हमने मानना ही मानना है, लेकिन बेयर मिनिमम से ज़्यादा अगर मानेंगे तो इससे दूसरों के हुकूक मुतासिर होते हैं ना। कानून ने मुख्तलिफ लोगों के हुकूक के दरमियान तवाज़ुन भी तो पैदा करना होता है और कंपीटिंग राइट्स के दरमियान बैलेंस स्ट्राइक करना होता है। तो इस वजह से जो बेयर मिनिमम मुतयक्कन होता है, सर्टेन होता है, वो मान लेते हैं, और जो उस सर्टेनिटी के लेवल से आगे होता है तो वो लीगली उसके लिए नहीं मानते, ख़ा बाकी लोग अपने हुकूक छोड़कर उनसे तनाज़ुल इख्तियार करके उसके लिए कुछ मान लें, वो अलग बात है। अम्मार भाई ने एक बात की, मैं उसकी थोड़ी-सी वज़ाहत करूँगा, शायद उनका मौक़िफ़ भी यही हो, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं मालूम, मेरा ख़्याल है कि ऐसा ही होगा, लेकिन मैं उस पर अपनी राय दूँ, तो अगर उनका मौक़िफ़ से थोड़ा मुख्तलिफ हो तो वो बता देंगे कि उन्होंने इसको इज्तिहादी अम्र करार दिया। मेरे ख़्याल से इस मामले में तो ये अम्र तो इज्तिहादी नहीं है कि जिन्सें 2 ही हैं, और इसी तरह ये भी इज्तिहादी नहीं है कि जिन्स और सिन्फ़ में कोई फ़र्क नहीं है, और इसी तरह ये भी इज्तिहादी नहीं है कि जिन्स और सिन्फ़ दोनों का इन्हिसार जिस्म पर है, ना कि किसी दाखिली एहसास पर, कि अगर जिस्म मर्द का है लेकिन एहसास औरत का है तो उसकी सिन्फ़ मुख्तलिफ हो जाएगी। मेरे ख़्याल से ये तीनों उमूर कि जिन्सें 2 हैं और जिन्स और सिन्फ़ में फ़र्क नहीं है और इसका दोनों का ताल्लुक जिस्म से है, ये इज्तिहादी उमूर नहीं है। अलबत्ता जो अलामात हैं, और उस वक़्त फुक़हा ने जो अलामात ज़िक्र की, जो ज़ाहिर सारी जिस्मानी अलामात हैं, क्या उन अलामात के अलावा भी कुछ अलामात हो सकती हैं या उनसे ज़्यादा पावरफुल हो सकती हैं, जैसे डीएनए के ज़रिए, जीन्स के ज़रिए, जेनेटिक स्टडीज़ के ज़रिए, क्रोमोसोम्स के ज़रिए, या दीगर जितना मज़ीद आपके पास साइंटिफिक एविडेंस आता है, तो ज़ाहिर वो ज़्यादा प्रोबेबल हो जाता है और ज़्यादा सर्टेनिटी के करीब हो जाता है। तो इस मामले को अगर इज्तिहादी कहा जाए तो मेरे ख़्याल से इसमें इख्तिलाफ़ नहीं हो सकता, ये इज्तिहादी अम्र है, और इसमें यानी आरा का इख्तिलाफ़ हो सकता है कि ये अलामत है या वो अलामत है, या किस अलामत को किस पर फ़ौक़ियत होगी, ये मामला इज्तिहादी हो जाएगा। और इस बहस की रोशनी में ये जो आपका आखिरी सवाल था कि क्या तीसरी सिन्फ़ कोई मुस्तकिल सिन्फ़ हो सकती है, तो मेरी नाक़िस राय में ऐसा नहीं है। 2 ही सिन्फ़ हैं, 2 ही जिन्स हैं, और ये जो इन 2 कैटेगरी से बाहर हमें कुछ नज़र आता है तो उसको हमने प्लेस करना होगा या इधर या उधर, वो मुख्तलिफ रूल्स और प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए।